हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी विद्यालय। माई सेल्फ एडवोकेट वीरेंद्र यादव एंड आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। स्टूडेंट, आप सभी लोगों का यूपीएससी विद्यालय में स्वागत है। मैं वीरेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज जो आपके सामने मैं आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आया हूं। और स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इंटरव्यू के बारे में। सीएपीएफ एग्जामिनेशन में, अगर आपको पता होगा, तीन तीन पेपर मुख्य हैं इस एग्जाम में। पहला है आपका पेपर वन, पेपर टू और इंटरव्यू। तो स्टूडेंट, बहुत ही ब्रीफली अगर आपको मैं बता दूं, तो इंटरव्यू के 150 मार्क्स हैं और इंटरव्यू में 150 मार्क्स बहुत क्रूशियल हैं आपके सिलेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा विषय रहेगा, पूरा आज हम लोग इंटरव्यू पे ही बात करेंगे। इंटरव्यू का क्या वेटेज है, कितने मार्क्स हम ला सकते हैं, जो डैफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है, क्या-क्या चीज़ें उसमें देखना इंपॉर्टेंट है, क्या विचार लेके हमें उस फॉर्म को भरना होता है और कैसे इंटरव्यू के लिए हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन को डायरेक्ट करना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो आज का जो स्टूडेंट है मेरा, वो है एक ओरिएंटेशन क्लास हम करेंगे। ओरिएंटेशन क्लास फॉर यूपीएससी सीएपीएफ एसी इंटरव्यू। स्टूडेंट, आपको जैसे पता ही होगा, 150 मार्क्स इंटरव्यू के हैं। और आपको पता ही है, पिछली बार भी मैंने काफ़ी बच्चों का मैंने जर्नी देखी थी। हमारे इंस्टीट्यूट से 3 बच्चों ने रैंक भी हासिल किए हैं, रैंक 59, रैंक 118 और रैंक 100 257। तो स्टूडेंट्स, उसके अलावा भी हमारे पास इंटरव्यू में लगभग-लगभग 15 लोग आए थे, तो मैंने 15 लोगों का जर्नी देखा है। और जो मैंने उसमें से सीखा स्टूडेंट, वो ये है मुख्य बात, कि अगर आप इंटरव्यू में, जो हमारे यहाँ बच्चे आए थे, बच्चों ने 95 मार्क्स से लेकर 110 नंबर तक लाए थे, 150 में से। और स्टूडेंट, अगर आप पिछली बार का जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन बच्चों के मार्क्स अगर आप निकाल कर देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कुछ बच्चों ने इंटरव्यू में 118 मार्क्स भी लिया है। तो मेरा ये बताने का कारण ये है कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पर 300 से 500 सीट्स आ रही हैं, आपको पता ही होगा कि हर मार्क इंपॉर्टेंट है। और मैं इसीलिए मैंने आपको ये बताया है कि देखिए, किसी स्टूडेंट ने 95 लिया, किसी ने 110 लिया, किसी ने 118 लिया। ये स्टूडेंट समझ के चलिए, किसी बच्चे ने 95 लाया, किसी ने 110, किसी ने 118, तो ये 15-17 मार्क, 8 मार्क, 10 मार्क, ये बहुत ही रिजल्ट्स में वेरिएशन ले आता है। अभी मैं हमारे स्टूडेंट का एक एग्जांपल भी आपको दूँ, तो हमारे एक स्टूडेंट को रिटन्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, पर इंटरव्यू में उनको 97 मार्क्स मिले थे। तो उनका रैंक आया 59, पर अगर इंटरव्यू में 110 नंबर आते, तो ही कुड हैव लैंडेड अप, स्टार्टिंग के 10 रैंक में ही उनका रैंक आता। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू के मार्क्स जो है 150, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके रिटन में थोड़े नंबर कम भी हैं और इंटरव्यू में अच्छा नंबर नंबर अगर आप ले रहे हैं, तो यू कैन गेट अ वेरी गुड रैंक। अब आइए शुरुआत, अब इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ये तो मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू को किस तरीके से देखना चाहिए। मैं आपको स्टूडेंट्स बहुत ऑनेस्टली कहता हूँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, जो आप जिस सर्विस में जाना चाह रहे हैं, उस सर्विस का रिक्वायरमेंट समझ चुके हैं। उस सर्विस का उस सर्विस में जाने के लिए क्या वैल्यूज़ होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या नज़रिया हमारा होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में आप जिस समझ के चलिए, हम यूपीएससी सीएपीएफ के एग्ज़ाम में जा रहे हैं। अगर डिमांड को इस एग्ज़ाम के डिमांड्स को अगर आप समझ गए, है ना? किस नेचर की सर्विस में आप जा रहे हैं, क्या माइंडसेट की ज़रूरत वहाँ पे होगी, यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जिस ऑर्गनाइज़ेशन में आप जा रहे हैं, वो आने वाले फ्यूचर ऑफिसर से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, क्या सर्विस की डिमांड है। अगर आप स्टूडेंट ये समझ गए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, 150 में से आप ईज़िली 115 मार्क्स से 118 मार्क्स ले सकते हो। अगर समझ के चलिए, आप कट ऑफ के जस्ट थोड़े से ही ऊपर हैं। और थोड़े से ही ऊपर रह के अगर आपने यहाँ पे बाकी स्टूडेंट से 15 से 20 मार्क निकाल लिया ज़्यादा, तो स्टूडेंट, मैं आपको कह रहा हूँ, लिस्ट में आप श्योर आ जाएँगे। तो मैं आपसे कहूँगा स्टूडेंट, हमें सबसे पहली बात, इंटरव्यू को इस एंगल से देखना चाहिए कि ये एक स्कोरिंग एरिया है। दिस इज़ है स्कोरिंग एरिया। कभी भी मन में ये नहीं लाना है कि इंटरव्यू है, पता नहीं, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, क्या होगा, कैसे करूँगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पूछेगा, ये माइंडसेट नहीं रखना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, स्कोरिंग एरिया है। अगर आप डिमांड समझ चुके हैं, यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जिस नेचर के आप जॉब में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा, कौन से पोस्ट पर जा रहे हैं, अगर ये पूरे डिमांड को आप समझ गए हो ना, मैं आपसे कह रहा हूँ स्टूडेंट, इतना मार्क्स आप आराम से निकाल सकते हो। और यहाँ बहुत बड़ा एज क्रिएट कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ आप इतना बड़ा एज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इंटरव्यू में। अब अब आते हैं, मैंने जैसे बताया, ये स्कोरिंग एरिया है, बस डिमांड को समझना है। अब आते हैं कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए? अब आके एक बार उस पे बात कर लेते हैं, है ना? इंटरव्यू में देखिए स्टूडेंट, कैसा है, आपको पता ही होगा, पेपर 1 में आपकी ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट की जाती है। ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट की जाती है कि आपने जो पढ़ा है, उस कितना अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से समझा है, कितना प्रिसाइज़ली समझा है, ऑब्जेक्टिव देखा जाता है। पेपर 2 में अगर आप देखोगे, डिस्क्रिप्टिव नेचर का पेपर है। एक लिमिटेड टाइम में आप अपने विचार को कैसे कंसोलिडेट करके, क्रिस्टलाइज़ करके, कैसे पेपर पे उतार पा रहे हो, ये देखा जाता है आपके पेपर 2 में, है ना? आपको यहाँ पे एसेस लिखना है, आर्गुमेंट्स लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, कम समय है, कोई भी मुद्दा दिया होगा, अपने विचार को क्रिस्टलाइज़ करके कैसे पेपर में उतारते हो, यहाँ चेक होता है। पेपर 1 में क्या है, कोई चीज़ पूछ ली, कोई फैक्ट्स पूछ लिया, कोई हिस्ट्री से कॉन्सेप्ट्स पूछ लिया, इकोनॉमी का कुछ पूछ लिया और देखा जाएगा आपको पता है या नहीं पता है, फैक्चुअली आता है, नहीं आता है, कॉन्सेप्ट्स पता है, नहीं पता, वो देखा जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू में क्या है,
इंटरव्यू में स्टूडेंट्स, देखिए ज्ञान तो आपका यहाँ टेस्ट हो चुका है, ज्ञान आपका नॉलेज यहीं टेस्ट हो चुका है। ये ना स्टूडेंट, ये मैं बता दूँ आपसे, ये आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है। ये आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ये आपके एटीट्यूड का टेस्ट है। देखिए एप्टीट्यूड तो यहीं टेस्ट हो गया। एप्टीट्यूड क्या होता है? हमारी स्किल सेट। एप्टीट्यूड को मान लीजिए हमारा स्किल सेट होता है। एटीट्यूड क्या है? पर्सनैलिटी क्या है? हमारा एटीट्यूड है। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, क्या विचार रखते हैं, कैसे कोई भी मुद्दा हमारे सामने आता है तो हमारा सोच कैसे चलता है, हम किस तरीके से सोचते हैं, है ना? ये सब आपका एटीट्यूड दिखाता है। अभी एक सिचुएशन में 2 लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा। एक आदमी कुछ अलग व्यवहार करेगा, दूसरा आदमी अलग व्यवहार करेगा। कोई एक सवाल पूछ लिया जाए, एक आदमी कुछ अलग ओरिएंटेशन से जवाब देगा, दूसरा कुछ अलग ओरिएंटेशन से जवाब देगा। तो ये एटीट्यूड ही तो डिटरमाइन करता है कि कौन-सा आदमी उस चीज़ का क्या जवाब दे रहा है। तो आपका एटीट्यूड टेस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के अंदर 150 मार्क में। याद रखिएगा, आपका वो नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, आपके एटीट्यूड का एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट देखिए, एटीट्यूड भी जो है वो रातों-रात तो बनता नहीं है ना? तो वो एग्ज़ाम में वही तो टेस्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम में उनको भी पता है कि रातों-रात एटीट्यूड आदमी नहीं बदल सकता है। पर हाँ, अगर आप सही मेंटर के पास हैं, सही लोगों के साथ हैं और सही लोगों के सही परीक्षण में आप हैं और तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं और प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़रूर आप अपने एटीट्यूड पे काम करके अपना एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है ना? ऑफ़िस से देखिए कोई होता तो है नहीं, सब आते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, सीखते हैं, सीखने की भावना रखते हैं तो बन जाते हैं, है ना? और सर्विस में जाने के बाद भी आपको सीखना होता है। एक पॉडकास्ट मैंने डिप्टी कमांडेंट थे कनिष्क चौधरी सर, उनका मेरा मेरे पॉडकास्ट है चैनल पे आप जाके देखिएगा। उस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, उसको भी आप जाके देखिए। तो उसमें पता चलेगा कि कितना लर्निंग होता है ऑफिसर के लाइफ में। ना केवल यू पढ़ाई करते वक़्त, सिलेक्शन के बाद भी, ट्रेनिंग में और उसके बाद भी लर्निंग होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की डिमांड को समझना, एग्ज़ाम के नेचर को समझना और एक लर्निंग स्किल सेट रखना, एक सीखने की भावना रखना अपने अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सब कुछ आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में देखा जाता है। ये नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, पर हाँ, देखिए आपसे कोई बात कर रहा है तो थोड़ा आपसे आपके बारे में पूछेगा कि आप कहाँ से हैं? कौन-सी चलिए अगर मैं कहता हूँ कि मैं उज्जैन का हूँ, तो उज्जैन में आप कहाँ से हैं? उज्जैन में कौन-सा मंदिर है? ये नॉर्मल चीज़ें तो मेरे से पूछी जाएँगी ना जहाँ से मेरा अपब्रिंगिंग हुआ, उसके बारे में पूछा तो जाएगा ही ना। तो वो जानते-जानते आपका एटीट्यूड टेस्ट किया जा रहा है। ये ज्ञान का नॉलेज नहीं है। आपको नहीं आता तो आपको बोलना आना चाहिए ऑनेस्टली कि मुझे नहीं पता है। यही तो आपका एटीट्यूड दिखाता है। यही तो आपका ओपननेस दिखाता है, आपका फ्रैंकनेस दिखाता है। यही तो आपकी सच्चाई दिखाता है कि भैया नहीं आया तो मन क्या नहीं आता है। पर आप ब्लफ कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, तो दिक्कत है। तो पता चलेगा कि भई एटीट्यूड सही नहीं है। सर्विस में देने वाला एटीट्यूड नहीं है। एक छोटी-सी बात पूछ ली, बंदा उसी में ब्लफ करने लग गया, तो दिक्कत है पर्सनैलिटी में। है ना? तो शुड में इसलिए बहुत फोकस दे रहा हूँ कि मैंने बहुत बार देखा है बच्चे एक एक्साइटमेंट में एक हर सवाल का जवाब दे दूँ, उस जोश में कई बारी ये चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उनका नुकसान भी होता है। तो मैं कहूँगा बार-बार मैं फोकस देके कहूँगा, जो लोग जा रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग योर एटीट्यूड बाय योर थ्रू योर डैप। आपके डैप से मुझे पता चलेगा आपका बैकग्राउंड कहाँ से आप हैं और उसके बाद आपका एटीट्यूड ही टेस्ट किया जाएगा। एप्टीट्यूड आपका नॉलेज वो इधर पेपर 1 पेपर 2 में टेस्ट हो चुका है। ये पूरा का पूरा एटीट्यूड का गेम है, सही एटीट्यूड का। वो यही देख रहे हैं सर्विस में जाने लगा एटीट्यूड है या नहीं है बच्चे में, है ना? बस जैसे विचारधारा के लोग चाहिए होंगे सर्विस में, उस विचारधारा का है या नहीं है, वही देख रहे हैं। अगर आप उनको दिख गया कि हाँ है, बस काम बन गया आपका। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले ये बता दूँ, स्टूडेंट फिर से मैं एम्फैसिस देके कहूँगा, एटीट्यूड सही रखना है। नॉलेज कम भी है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी पूरा एटीट्यूड पे काम करना है आपने। आइए अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स आज ये इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर डैफ लेके आया हूँ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म इसको कहते हैं। इस पे हम बात करेंगे बहुत ही ब्रीफली कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मुख्य की होती हैं, क्या चीज़ें हमें देखना चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसी पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो स्टूडेंट चालू करने से पहले मैं आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय आपको देखिए, आप जो भी चीज़ें भर रहे हैं, बहुत सोच समझ के भरना चाहिए, है ना? ये माइंडसेट नहीं बना लेना चाहिए कि मैं अपने आप को बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड, बहुत ही ज़बरदस्त कैंडिडेट बनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। आप वो चीज़ भरिए, जो आपको लगता है, आप जस्टिफाई कर पाओगे बोर्ड के सामने। समझ के चलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया कि आपकी हॉबी, मैं बोल दूँगा मैं शेरो-शायरी लिखना पसंद करता हूँ, है ना? या मुझे सिंगिंग का खूब शौक है, या शेरो-शायरी लिखता हूँ मैं, तो मेरे से कहा गया कि चलिए आप एक शेर आपका फ़ेवरेट 4 शेर सुना दीजिए, या आपने लिटरली कुछ लिखा हो, शेर वो एक सुना दीजिए और मैं नहीं बोल पाया, तो क्या मैं जस्टिफाई कर पाया कि मैं शेरो-शायरी करना चाहता हूँ? वो हॉबी को मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ? और नहीं कर पाऊँगा तो सामने वाले को क्या लगेगा? बंदा शायद करता हो, शायद अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए पोर्ट्रे कर रहा है, इस तरीके से मैं शेरो-शायरी करता हूँ। तो मेरा ये कहना है जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, जो लोग भी फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर रहे हैं, मैं आपसे ये कहूँगा स्टूडेंट, आपको बहुत ठंडे दिमाग से सोच के बैठ के, बहुत तसल्ली से सोचना है कि मैं क्या भरने जा रहा हूँ और मैं क्या इस पे सवाल आता है तो मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सोच समझ के ठंडे दिमाग से भरना है, कोई घाई नहीं करना है ना? तो मैं जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, पहली बात शुरुआत करते-करते मैंने मेरे को लगता है मोर और लेस मैंने आपको एक अप्रोच दे दिया है। जो चीज़ को आप जस्टिफाई कर पाएँगे, उस पे आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाएँगे। अगर उसी चीज़ पे 4 सवाल आएगा, उसका भी जवाब कॉन्फिडेंटली दे पाएँगे, वही चीज़ भरना है। यहाँ वहाँ का ब्लफिंग नहीं करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, ओवर स्मार्ट बताने की कोशिश नहीं करना है। उनको देखिए समझदार, एवरेज, सुलझे हुए लोग चाहिए, है ना? है कि नहीं? बहुत ज़्यादा स्मार्ट आदमी हैं, तो एक आदमी की वजह से थोड़ी ऑर्गनाइज़ेशन चलता है। ऑर्गनाइज़ेशन टीम एफर्ट्स में चलता है, टीम वर्क से चलता है। एक आदमी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऑर्गनाइज़ेशन टीम वर्क में काम करता है। हर तरीके के लोग चाहिए होते हैं, है ना? आइए, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बार स्टूडेंट मैंने काफ़ी बच्चों में देखा है, फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा। अभी मैंने एक टॉपर का ही ये रैप है, पर मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता।
सही नहीं होगा। तो मैंने अभी ब्लैकआउट कर दिया स्टूडेंट। यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, मैंने बहुत बच्चों में देखा है, फ़ोटो सही से नहीं लगाते लोग। अब देखिए आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है, आप अपना फ़ोटो तो बेस्ट ही लगाना चाहेंगे ना, है ना? तो अपना फ़ोटो बेस्ट लगाइएगा, जो आपको लगता है एकदम बढ़िया फ़ोटो कपड़ा पहन के बढ़िया फ़ोटो खिंचवाइए और वही लगाइए, अच्छा फ़ोटो लगाइएगा। तो बहुत बार देखा है बच्चे घर पे खड़े-खड़े ही खुद से सेल्फी लेके ही लगा दे रहे हैं, ये गलत है ना? और किसी ने उस पे भी रोक लगाया है, तो आप मैं कहूँगा डिसिप्लिन यहीं से दिखना चाहिए। अब सिक्योरिटी सर्विस में जा रहे हैं, तो डिसिप्लिन का ही काम है, तो फ़ोटो बहुत बढ़िया लगाइएगा। रोल नंबर एज़ यूजुअल आपका ज़्यादा स्कोप है नहीं, तो जो आप रोल नंबर है वो डालिएगा, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो स्टूडेंट तैयारी क्या है? ये जो डैफ है ना, ये पूरा डैफ ही तैयारी का विषय है ना? क्या पता आपसे घुसे और आपसे पहले मोबाइल नंबर ही पूछ लिया, आपका कोई मोबाइल नंबर में यूनिक नंबर है, उसको लगा कि अरे बड़ा यूनिक सा नंबर लिया है लड़के ने, आपका मोबाइल नंबर ही क्या पूछेगा? यही नंबर क्यों लिया आपने? ये भी आ सकता है सवाल। तो पूरा जो डैफ है ना, ये आपका पूरा बायोडाटा है, इसके अंदर से कुछ भी पूछ सकता है। तो जो भी आप भर रहे हो, आपका नाम का मतलब ही क्या है? ये भी पूछ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, जो भी चीज़ भर रहे हैं ना, उसके बारे में एक बार देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या सवाल यहाँ से भी कुछ बन सकता है क्या? मैं उसके बारे में थोड़ा सोच के आता हूँ। और शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट आपको बता दूँ, आपको पास्ट ईयर के स्टूडेंट जो बच्चे इंटरव्यू के लिए गए हैं, उनसे बात करना चाहिए। किसी बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कि मुझे पहले ये सवाल ये पूछा था, दूसरा सवाल ये पूछा था, तीसरा सवाल ये पूछा था। उससे बहुत सारा डाटा फैक्ट लेना चाहिए कि उसको क्या पूछा था वो भी आपको सुनना चाहिए। उनके क्वेश्चन्स क्या आए थे, किस लेवल के क्वेश्चन्स आए थे। मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, सीएपीएफ में भी बिल्कुल सीएसई लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो तैयारी अच्छी करके जाना है ना? और कुछ बच्चे सीएसई भी जा रहे हैं, जिन्हें सीएसई का भी इंटरव्यू वाले बच्चों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा होगा। उन सवालों को पढ़ना चाहिए जाके कि क्या-क्या पूछा था। उधर से आपको क्लू मिल जाएगा कि मुझे क्या-क्या पूछा जाएगा। है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बता दी एक चीज़, पास्ट ईयर के बच्चों के जो इंटरव्यू गए हैं, उनसे अगर बात कर सकते हैं तो अच्छा उनसे बात कर लीजिए, या फिर जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा होगा कि आधे घंटे में मुझसे ये सारे सवाल पूछे गए थे, उससे क्लू ड्रॉ करिए कि मुझे क्या पूछ सकता है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहले बता दिया, रोल नंबर, नेम, ईमेल आईडी बहुत अच्छे से पढ़ना है ना? अपना कोई भी डिटेल स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्म है, यही आपकी पहचान है, इसको बहुत अच्छे से भरना है आपने, है ना? आगे बढ़ते हुए आप आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, कौन से सिटी से हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट है, क्या पिन कोड है, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, पोस्टल एड्रेस, कौन-सा एड्रेस है, कौन से स्टेट से हैं, आपको अपना स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका एरिया, है ना? आपके एरिया में कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए। आपके एरिया की ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी क्या है ना? आपके एरिया की इकोनॉमी क्या है? सारा अपना स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट और ओवरऑल इंडिया के बारे में तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। फेमस पर्सनैलिटी क्या है, वहाँ कोई लेटेस्ट रिसेंट हैपनिंग हुई है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अभी जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बहुत अच्छी तैयारी थी उनकी। उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने होम स्टेट के बारे में ही थोड़ा अच्छे से तैयारी नहीं किया था, है ना? तो वो थे उज्जैन से, तो वहाँ का ही वहाँ टेम्पल है, उज्जैन टेम्पल किस लिए फेमस है ना? कौन-सा त्योहार चल रहा है अभी? यही सारे सवाल आ गए। तो ही वाज़ नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड, उनको लगा नहीं था कि यहाँ सवाल जाता है, बस सवाल वहीं से आ गया। तो आप जिस जगह से हैं, वहाँ पे कोई फेमस मंदिर होगा, फेमस टूरिस्ट स्पॉट होगा, कोई बड़ा इवेंट हुआ होगा, कोई इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन होगा, है ना? अपने स्टेट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से। और आप जो सर्विस में जा रहे हो, जो हॉबी में लिखे हो, उसको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए आपको। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। आगे आते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है? कौन-सी कम्युनिटी से हैं? अभी आप समझ लीजिए कोई आप रिज़र्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप एससी समाज से हैं, एसटी समाज से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल हैं, ईबीसी हैं, तो क्यों रिज़र्वेशन दिया जाता है? कौन से सेक्शन से रिज़र्वेशन आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में रिज़र्वेशन दिया क्यों गया है? आप जिस कैटेगरी से हैं, उस कैटेगरी के बारे में आप पढ़िए जाके, क्या है? आजकल तो रिज़र्वेशन न्यूज़, कास्ट सेंसस खूब सारा न्यूज़ में चल रहा है। तो ये आप किसी कैटेगरी से हैं, आप उस कैटेगरी के हैं, तो उस कैटेगरी के बारे में भी आपको जाके पढ़ना चाहिए। आपका नाम है, आपका नाम का कोई बड़ा अर्थ है, उसके बारे में आपको जाके एक बार देखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। है ना? आपके पिताजी अगर किसी है ना? आपके पिताजी और आपके माता-पिताजी अगर किसी सर्विस में हैं, तो उनकी सर्विस के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके सर्विस के रिक्वायरमेंट के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहिए, है ना? वो भी आपसे पूछा जाएगा, तो वो भी आपको आंसर अच्छे से करना आना चाहिए, है ना? अगर आप किसी माइनॉरिटी कास्ट से हैं, माइनॉरिटी रिलीजन से हैं, तो उसके बारे में पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ का क्या क्या प्रोटेक्शन दिया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, माइनॉरिटीज़ के लिए कौन से इंस्टीट्यूशंस बने हैं, उन माइनॉरिटीज़ की कितनी पॉपुलेशन है, कौन से एरिया में वो लोग बसे हुए हैं, ये सारा कुछ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से देख कर जाना चाहिए, है ना? देखिए स्टूडेंट्स, कैसा है, आप मैं आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बताऊँ और भी कि इंटरव्यू में आप जब देखेंगे ना, सुबह आप लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसा तो नहीं आपको अकेला बुलाया जाएगा, 4-5 लोगों को बुलाया जाएगा। और जो बोर्ड मेंबर है, मॉर्निंग शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में इंटरव्यू लेता है। आप हटेंगे, दूसरा बच्चा आएगा, आप उसके बाद दूसरा बच्चा और होगा। तो स्टूडेंट इतने मतलब इंटरव्यूअर्स का इतना टाइम रहता नहीं है। वो आपका डेप्थ देखेगा और उसको जो हिट कर गया वही पूछ लेगा। तो वी डोंट नो कि कौन से एरिया पूछेगा, है ना? और हमें ना स्टूडेंट्स देखिए, वो रात-दिन वो आंसर्स नहीं सुन रहे हैं लोगों के। रात-दिन एक इंटरव्यूअर आंसर ही सुन रहा है ना? तो मैं ये बोलूँगा, अपने आप को नया दिखाने की कोशिश नहीं करना है। अपने आप को बहुत नेचुरल दिखाने की कोशिश करना है। कि कई बार देखिए इंटरव्यू में बड़े-बड़े सवाल जवाब सुन-सुन के बोर हो गए होते हैं हम लोग। मेरा जनरल एक्सपीरियंस है। तो उनको क्या मालूम है, उनको अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाओगे अपने आप को, तो दे विल गेट बोred। और अगर आप उनको ये बताओगे कि आप बहुत सरल इंसान हो, बहुत साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, तो उनका लाइफ थोड़ा आसान हो जाता है। उनको लगता है कि हमने सही जज कर लिया, हमने पकड़ लिया बच्चे को क्या है ये। है ना? तो मैं कहूँगा कि जैसे मैंने बताया, ये एटीट्यूड का एग्ज़ाम है, नॉलेज का नहीं है, बहुत ज़्यादा जवाब देने का भी नहीं है। बहुत संयम रह के सही बात बोलने का ये पूरा गेम है ना? तो आइए, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ था आपका? अभी आप कहाँ रह रहे हैं, है ना? है ना? इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपकी मॉम कहीं किसी हिस्टोरिकल प्लेस से हैं, डैड किसी हिस्टोरिकल प्लेस से हैं, है ना? आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं,
उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। कितने लैंग्वेजेस जानते हैं, उनके बारे में भी आपको बताना आना चाहिए, है ना? और ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, नेम ऑफ द सर्विस पोस्ट एंड इंडिकेट योर प्रेफरेंसेस। अब समझ के चलिए, ये हमारे स्टूडेंट ने भरा हुआ है। पहला बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इंडियन टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है, सीमा सशस्त्र बल है। अब ये 5 प्रेफरेंस है। इन पाँचों सर्विस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। समझ के लिए आपने लिख दिया कि पहले मैं बीएसएफ में रहता हूँ। तो बीएसएफ की स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या आपको पता ही होना चाहिए। बीएसएफ क्या लेता है, क्या उस मिशन मिशन विज़न है ना? उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बीएसएफ का मिशन मिशन विज़न क्या है? क्यों फ़ॉर्म किया गया था? क्या उसकी हिस्ट्री है? क्या उसका कैरेक्टर है उस ऑर्गनाइज़ेशन का? क्या उसका विज़न है? आज बीएसएफ क्या कर रहा है? क्या चैलेंजेस है बीएसएफ में? है ना? इन सब के बारे में आपको बहुत ऑथेंटिक जिस सर्विस में आप जाना चाहते हैं, उस सर्विस के पूरे हिस्ट्री रिकॉर्ड को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और आप उस नेचर के सर्विस को समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। है ना? और आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए कि आपने पहले इसको क्यों रखा था? पूछेंगे यहाँ से, हो सकता है बहुत मायने की बात नहीं है। है ना? आप रैंक ला रहे हैं, आपने पास किया तभी तो आपको इंटरव्यू में बुलाया गया, पर हो सकता है जस्ट बिकॉज़ यू हैव मेंशन्ड दे विल ट्राई टू आस्क सम क्वेश्चन ऑन दैट। तो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप जो भी लिख रहे हैं, यू मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई इट। आइए आगे चलते हैं, है ना? अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, आपका सर्टिफिकेट है, उसके बारे में पूछेगा तो उधर भी आपको बताना आना चाहिए। किस कैटेगरी से हैं, किस कम्युनिटी से हैं, रिज़र्वेशन क्यों मिलता है, क्या दुर्दशा है आपकी कम्युनिटी की, ये सारा जवाब आपको देना आना चाहिए। आप 10वीं में क्या पढ़े थे, 12वीं में क्या पढ़े थे, कौन से कितने मार्क्स आए थे आपके, कौन से स्कूल में आप पढ़े हो, स्कूल का नाम क्या था, है ना? कम क्यों आए थे, ज़्यादा नंबर क्यों आए थे, अब क्यों कम आ रहे हैं, क्यों यहाँ आना चाहते हो, ये इतने अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, आईआईटी से पढ़ के आए हो, आईआईटी से पढ़ के आ रहे हो, कुछ और क्यों निकले तो यहीं क्यों आ रहे हो? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से डॉक्टर हो, यहाँ क्यों आ रहे हो, क्यों आना चाहते हो यहाँ पे? और बहुत सारा काम और कर लो, पब्लिक सर्विस तो और भी बहुत हो सकता है, यहीं पे क्यों आना है? ये सारा सवाल बनता है स्टूडेंट और हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए जैसे हमारा स्टूडेंट लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो फिजिक्स से पूछ लेगा कुछ बेसिक्स, केमिस्ट्री से कुछ बेसिक्स पूछ लेगा, मैथ्स से कुछ बेसिक्स पूछ लेगा, आना चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये भी सब बताना आना चाहिए, है ना? तो मेरा ये कहना है स्टूडेंट जो भी आपने डीएवी स्कूल से हूँ, सीबीएसई से हूँ, तो ये सब पता होना चाहिए और इस पे कुछ पूछेगा तो बताना भी आना चाहिए। मदर आपकी क्या करती हैं, फादर क्या करते हैं, किस प्रोफेशंस में हैं, मॉम डैड कहाँ से हैं, फादर रिटायर्ड हो गए हैं, एनुअल इनकम कितनी है आपकी, घर परिवार में कौन कितना कमाने वाले लोग हैं, कौन क्या करता है ना? ये सब के बारे में आपको एक अच्छा आंसर आपका रेडी रखना चाहिए। मदर अभी कहाँ हैं, हाउसवाइफ हैं, खेती कितना है आपके पास, डोमिसाइल कहाँ के हैं, मदर टंग क्या है आपकी? ये सारा स्टूडेंट एक तैयारी का विषय है। कौन-कौन सा एग्ज़ाम आपने अभी तक दिया है, उसमें सफल हुए, है ना? नहीं हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्यों उसमें कम नंबर आए थे? कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो ये इसमें कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं स्टूडेंट जो आपको छोड़ना चाहिए। हर एक बात के ऊपर अपना एक परसेप्शन बनाकर ही आपको जाना है। अब आते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टीम गेम, स्पोर्ट्स, एनसीसी, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग क्या-क्या किया था? प्राइज़, मेडल कुछ अच्छा अचीवमेंट्स रहा है आपका? ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लाइफ के अचीवमेंट्स को दर्शाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज़ क्या हैं आपकी? तो ये जो भी आप लिख रहे हो ना स्टूडेंट, इसको बहुत बढ़िया से आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। ये सेक्शन अगर आपको डाउट है, तो आपको किसी बढ़िया मेंटर से मिलकर इसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि मैं क्या भरूँ? क्या मैं जस्टिफाई कर पाऊँगा? अगर मुझे पूछता है, क्या मेरा ये आंसर सर मैच्योर साउंड कर रहा है या मुझे अपना आंसर बदलना चाहिए? ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके इसको बढ़िया से तैयारी में लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब कौन-कौन सा एग्ज़ाम दिया था? उसमें क्या हुआ, नहीं हुआ? और स्टूडेंट मैं आपको लास्ट में एक बता देता हूँ। ये मेरे ख्याल में मोर और लेस मैंने यहाँ हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट में एक होता है स्टूडेंट यहाँ पे एक समरी शीट। अब देखिए आपका जो पूरा डायफ है लगभग 10 पेज का होता है। अब बोर्ड मेंबर्स का आधा घंटा होता है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो आपको भी पता है उनके पास टाइम की कमी होती है। अगर आपका वो 10 पेज पढ़ने लगेंगे, तो उनके पास टाइम कहाँ बचेगा? एक समरी शीट होता है लास्ट में। तो ये पूरा समरी शीट जो काम का इन्फॉर्मेशन है जिसमें बेसिकली आपका इंटरव्यू मेनली फोकस्ड रहेगा, वो समरी शीट में आ जाता है। तो समरी शीट में स्टूडेंट मैं कहूँगा, समरी शीट में जितनी भी चीज़ें हैं, उनको तो कम से कम बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए, आप समझ के चलिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, सुबह-सुबह आप पहुँच जाएँगे यूपीएससी के अंदर, सुबह समझ मॉर्निंग शिफ्ट में आपको बुला लिया। तो मॉर्निंग में आपका जो चेयरमैन है, आपकी जो बोर्ड आपको बोर्ड मिला है, तो उन बोर्ड में कितने बोर्ड हैं, कौन-कौन से बोर्ड बैठेगा, उस बोर्ड में आपको तो पता नहीं मेरा बोर्ड कौन-सा होगा। तो आपको सारे ही बोर्ड मेंबर्स के बारे में जानना चाहिए कि वो उस बोर्ड में कैसा सवाल पूछा जा रहा है, वो बोर्ड का मेंबर कौन है और उनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ के जाना चाहिए। समझ के चलते हैं, कोई बोर्ड मेंबर है समझ के चलते हैं वो सिविल इंजीनियर है और आप भी सिविल इंजीनियरिंग से करके ही जा रहे हो। तो आपको एक्सपेक्ट रहना चाहिए कि भाई वो सिविल इंजीनियर पढ़े हुए हैं, सिविल इंजीनियर होने के बाद सर्विस में आए थे, तो मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं थोड़ा तैयारी करके जाता हूँ। तो आपको बोर्ड मेंबर्स के बारे में भी पढ़ के जाना चाहिए। और उसके बाद ये आपका जो समरी शीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हिसाब से आपका एक स्कैन है ये। तो इसको तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छे से तैयारी करके जाना चाहिए। है ना? तो स्टूडेंट ये रहा आज हमारा कि क्या-क्या मुख्य चीज़ें हैं इंटरव्यू में गोइंग स्टूडेंट्स के लिए क्या एक मुख्य चीज़ें हैं और लास्ट मिनट में आपको मैं बताऊँगा हम लोग यूपीएससी विद्यालय एज़ एन इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है इंटरव्यू गोइंग कैंडिडेट्स के लिए, है ना? तो मैं आपको बता दूँ सर हर साल की तरह सर इस साल भी हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम करवाने वाले हैं, है ना? तो इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स हमने इस बार भी कुछ चीज़ें हमारे जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए कुछ सोचा है हमने। पहला हमने क्या सोचा है स्टूडेंट्स एक डैफ सेशन करूँगा मैं, है ना? जो भी आपका डैफ रहेगा, है ना? वो डैफ को मैं आपका डैफ आपके साथ बैठ के डिस्कस करूँगा। आपको आपकी डैफ तैयारी में कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें मैं सॉर्ट आउट करूँगा। ये वन टू वन सेशन होगा, जहाँ पे मैं खुद आपके साथ बैठ के आपके डैफ के बारे में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके, आपसे कहाँ-कहाँ आपको डाउट आ रहा है, कहाँ आपको तकलीफ लग रहा है, वो सारा चीज़ें मैं आपके वन टू वन बैठ के इसको मैं डिस्कस करूँगा। एक हम लोग मॉक इंटरव्यू का भी सोच रहे हैं, है ना? मॉक इंटरव्यू में स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में करने का सोच रहे हैं, है ना? एक तो मैंने आपको बताया डैफ सेशन, आपके पूरे डैफ को लेके मैं बैठ के वन टू वन आपसे डिस्कस करूँगा, आपके आंसर्स फॉर्म करने में आपको हेल्प करूँगा।
आपको जहाँ दिक्कत आ रही है, मैं वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप इसको ऐसे नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। ये ज़्यादा इमैच्योर लग रहा है, ऐसे नहीं, आप ऐसे बोलिए ज़्यादा रीज़नेबल लगेगा और ज़्यादा फॉर्मल भी लगेगा। तो ये डेमो सेशन में आपको मैं पूरा उधर हेल्प करने वाला हूँ और मॉक इंटरव्यू मैं करवाऊँगा स्टूडेंट आपका, जिसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में करने का सोच रहे हैं। स्टूडेंट ज़रूरत पड़ेगी तो एक ही मॉक बहुत है, अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंस लाने के लिए अगर दूसरा करवाना पड़ेगा तो हम दूसरा भी कराएँगे। और स्टूडेंट लास्टली मैं आपको बताऊँगा, एक हम लोग ग्रूमिंग सेशन भी रखेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएँगे कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, शूज़ कौन-सा चूज़ करें, टाई कौन-सा चूज़ करें, है ना? कैसे हेयर कट रख कर जाएँ आप, है ना? ताकि आप अपीयरेंस वाइज़ भी, मेंटली भी, एटीट्यूड वाइज़ भी, हर तरीके से कंप्लीट तैयार होकर ही अपना इंटरव्यू दें, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट 150 मार्क्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक स्कोरिंग चीज़ है। अगर आप यहाँ पे बाकी स्टूडेंट से 10-12 नंबर भी ज़्यादा ले पाए, तो मैं बता रहा हूँ आपका रैंक स्टूडेंट कहाँ क्या पता 100वीं रैंक आती थी, सीधा आप स्टार्टिंग के 50वें रैंक या स्टार्टिंग के 10वें रैंक में भी आ सकते हो, है ना? तो स्टूडेंट इतना पावर है इंटरव्यू का, इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। बहुत स्कोरिंग है, पर तब स्कोर कर पाओगे आप जब पूरे सर्विस के डिमांड को आप समझ चुके हो और अपने आप को सर्विस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने ढाला है और अपने आप को एक उस तरीके से प्रेज़ेंट किया, तो मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत ही स्कोरिंग है। और स्टूडेंट मोस्ट लाइकली बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। उनको लगता है कि बस मॉक दे दूँगा मेरा काम हो जाएगा, 50 मॉक दे दूँगा उसके बाद तो मैं तैयार हो गया हूँ। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ये पूरा माइंडसेट का गेम है, एटीट्यूड का गेम है, सही माइंडसेट का गेम है ये। ये आपने समझ लिया और अपने आप को तैयार कर लिया तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली 110 प्लस मार्क्स तो ले ही सकते हैं। बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना, आपने बहुत मेहनत की है तब आप इंटरव्यू में पहुँचे हो। मैं नहीं चाहता कि आपने इतना मेहनत किया वो आपका पूरा वेस्ट जाए, है ना? तो स्टूडेंट मैं कहूँगा, ये जो मैंने आपको बताया अगर ये चीज़ आपने समझ लिया और उसपे वर्क कर लिया, तो आई एम 100% श्योर आप आराम से एक्सीलेंट नंबर लेके बिल्कुल बढ़िया रैंक ले सकते हो, है ना? तो स्टूडेंट हमारी तरफ से एक डेफ सेशन रहेगा, मॉक सेशन रहेगा और ग्रूमिंग सेशन रहेगा। जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और पूरा डिटेल इसका बहुत जल्दी हम लोग जारी करेंगे, है ना? ताकि आप पूरे प्रोग्राम को समझ पाएँ, कैसे हम लोग इसको रन करने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें हम लोग देंगे। एक ब्रॉडर लेवल पे मैंने तो आपको यहाँ पे बता ही दिया है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन ऑल द बेस्ट।